नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आए हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। मध्य पूर्व में हालत लगातार तनावपूर्ण बने हुए है। ईरान की राजधानी तेहरान में शोक का माहौल है, जहां अली लारिजनी और सुलेमानी की मौत के बाद लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच इजरायल द्वारा किए गए हमले और तेज हो गए हैं, जिनमें ईरान और लेबनान में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा कि देश की राजनीति व्यवस्था मजबूत है और इन हत्याओं से कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं बागदाद में स्थित अमेरिकन दूतावास को भी निशाना बनाया गया। कड़ी देशों जैसे बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ने कई ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही रोक दिया। पश्चिम एशिया में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस युद्ध में हजारों लोग हाथाहाथ हुए हैं। इस बीच ईरान द्वारा भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले जाने के बाद भारत सरकार ने मानवीय आधार पर ईरान की मदद के लिए तुरंत कदम उठाए हैं और ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को चिकित्सा सहायता प्रदान की है। ईरान और भारत के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत में हाल ही के घटनाक्रमों के बीच भारत ने आज ईरान को चिकित्सा सहायता की पेशकश की है और इस सहायता की पहली खेप सौंप दी गई है। भारत स्थित ईरानी दूतावास ने इस बात की घोषणा की है। ईरानी दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें भारत द्वारा ईरान को दान की गई मेडिकल किट्स के बॉक्स दिखाए गए हैं। दूतावास ने संघर्ष के दौरान भारत द्वारा दिखाए गए मानवीय भाव के लिए उसका आभार भी व्यक्त किया। भारत के सम्मानित लोगों की ओर से भेजी गई चिकित्सा सहायता की पहली खेप ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंप दी गई है। हम भारत के दयालु लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। असम में चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा फाइनल कर दिया है। इस समझौते के तहत बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि असम गण परिषद को 26 सीट और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 11 सीट दी गई है। चुनाव प्रचार को और तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में 3 बड़ी रैलीज को संबोधित करेंगे। ये रैलीज 1, 3 और 6 अप्रैल को होंगी और अहम इलाकों में आयोजित की जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह मार्च महीने में लगातार रैलीज कर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जल्द ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि असम की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली के पालम इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 7 बजे लगी। शुरुआती जांच के अनुसार शॉर्ट सर्किट की हादसे की वजह हो सकती है। जिस इमारत में आग लगी उसके बेसमेंट ग्राउंड और पहली मंजिल पर कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकानें थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर लोग रहते थे। आग इतनी तेजी से फैली कि इमारत का एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे में कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जबकि कई लोग अंदर ही फंसे रह गए। मौके पर करीब 20 फायर टेंडर पहुंचे और राहत बचाव काम शुरू किया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ, एयर फोर्स और बीएसईएस की टीम्स ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। संसद से एक दिलचस्प और अहम खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अचानक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कैबिन पहुंचे। दरअसल ये मुलाकात राजस्थान के बस और ट्रक बॉडी बिल्डर्स की समस्याओं को लेकर हुई। प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की कि नए सरकारी नियमों के कारण लाइसेंस लेना बहुत महंगा और समय लेने वाला हो गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रतिनिधियों के साथ
गडकरी से मिलने पहुंचे और उनकी समस्याएं रखी। वहीं नितिन गडकरी ने साफ कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कई बसों में गलत तरीके से एसी लगाना और इमरजेंसी एग्जिट बंद होने जैसे खामियां पाई गई है, जो यात्रियों की जान के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि गडकरी ने यह भी भरोसा दिलाया कि लाइसेंस प्रक्रिया को आसान और सस्ता बनाने पर काम किया जाएगा। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने इसे सकारात्मक बातचीत बताया। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। क्या फिर से शामनूर परिवार को मिलेगी सीट? देवनागिरी दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट की घोषणा से पहले ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। शामनूर शिवशंकरप्पा के निधन के बाद देवनागिरी विधायक की सीट खाली हो गई है। अब जब उपचुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है तो इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि टिकट पर से किसे दिया जाएगा। इसी बीच मंत्री के बेटे ने भी चुनाव मैदान में कदम रख दिया है। दूसरी ओर सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रही है। मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन के बेटे समर्थ शामनूर ने सुबह सुबह ही चुनावी मैदान में उतरकर देवनागिरी शहर का दौरा किया। इस बात की काफी चर्चा है कि इसी वजह से उन्हें टिकट मिल सकता है। बुधवार की सुबह समर्थ ने देवनागिरी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों से मुलाकात की और बातचीत की। ये दौरा अमावस्या के अवसर पर गणपति मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने के बाद ही शुरू हुआ। दूसरी ओर सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन अपने बेटे की ओर से लॉबिंग कर रही है। कर्नाटका में एलपीजी गैस की भारी कमी ने आम लोगों से लेकर नेताओं तक की मुश्किलें बढ़ा दी है। इवान डिसूजा ने विधान परिषद में बताया कि हालत इतने खराब है कि विधायक निवास में भी इडली डोसा जैसे नाश्ता तक नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेताओं को ही खाना नहीं मिल रहा तो आम जनता की स्थिति कितनी गंभीर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस की कमी के कारण राज्य के करीब 50% होटल बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों को सुबह का नाश्ता भी नहीं मिल पा रहा है। इंदिरा कैंटीन जैसे सरकारी फूड सेंटर भी इस संकट से जूझ रहे हैं। इस पर खाद्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि सरकार स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीमित गैस ही उपलब्ध है। वहीं होटल एसोसिएशन का कहना है कि कर्नाटका को दूसरे राज्यों के मुताबिक कम गैस मिल रही है, जिससे संकट और बढ़ गया है। तमिळनाडु वेट्री कड़गम यानी टीवीके के प्रमुख और एक्टर विजय को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आधव अर्जुना ने कहा है कि विजय को एक राष्ट्रीय पार्टी ने मुख्यमंत्री पद और 50% सीट्स का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अर्जुना के मुताबिक विजय दिल्ली के आगे झुकने वाले नहीं हैं और उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें पद नहीं बल्कि तमिलनाडु की जनता का भरोसा चाहिए। हालांकि ऑफर किस पार्टी ने दिया इसका खुलासा नहीं किया गया। वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी ने टीवीके के साथ किसी भी गठबंधन की बात से इनकार किया है। तमिलनाडु में चुनाव 23 अप्रैल को एक ही फेज में होंगे और मतगणना 4 मई को होंगी। टीवीके इस बार सभी 234 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।